रेगुलेशन पहले हम देख लेते हैं। ये पीडीएफ आप सबको पता होगा, ये पीडीएफ आप सबके मोबाइल में होगा एज अ माइनिंग स्टूडेंट, यस और नो? सबके मोबाइल में है ना? क्योंकि कोल माइन रेगुलेशन को हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि ये माइनिंग स्टूडेंट का बैकबोन है। ये पीडीएफ सबके पास होगा, सब कोई पढ़ भी लिए होंगे, ठीक है? तो फिर यहाँ मेरा क्या काम है, आप इस कोर्स को क्यों परचेस कीजिएगा, आप तो डायरेक्ट यहां से भी पढ़ सकते हैं। तो इस पीडीएफ से हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, सबसे पहली बात। कोई भी मतलब बुक से हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, हम अपने लैंग्वेज में आपको पढ़ाएंगे हर एक चीज। जितना भी चीज आपको इस कोर्स में मिलेगा वो आपको मेरे लैंग्वेज में, मेरे सेल्फ लैंग्वेज में मिलेगा और इजी लैंग्वेज में आपको मिलेगा, ठीक है? अब चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने टर्म में और देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस कोर्स में, आपको क्या क्या कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है ना? चलिए, माइनिंग लेजिस्लेशन इस कोर्स का नाम है, जिसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे आइए एक बार हम लोग उस पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है? कंटेंट आपको क्या क्या मिलेगा इसमें, देखिए इतना सारा कंटेंट है कि ये पूरा आई गारंटी ये पेज भर जाएगा आपका। सीएमआर 2017, ठीक है? इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में इन द सेंस कि सब्जेक्टिव वे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इसका आपको एमसीक्यू भी मिलेगा और हर क्लास के बाद आपको नोट्स भी मिलेगा जो मैं अपने लैंग्वेज में आपको लिखा के पढ़ाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद सीएमआर के बाद हम लोग पढ़ेंगे माइंस एक्ट 1952, माइंस एक्ट 1952, इसका भी सेम है, डिटेल में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ एमसीक्यू भी, पहले क्या था मेरा यूट्यूब चैनल में या फिर कहीं भी देखिएगा तो सिर्फ हम एमसीक्यू बताएं। बहुत सारे बच्चे तो यूट्यूब से जुड़े हैं, तो बहुत सारे बच्चों को भली भांति मेरी आवाज पहचान में आ रही होगी और मेरा पढ़ाने का तरीका भी उनको पता होगा, तो वो उनसे वाकिफ है। लेकिन जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए उनको मैं बता दूं, स्पेशली मार्केट में मेरा नाम फेमस है एमसीक्यू के लिए, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल भी देंगे आपको सब्जेक्टिव वे में, उसके बाद एमसीक्यू भी कराएंगे और साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। दो हो गया। अब तीसरा क्या है भैया, तो तीसरा आपको माइंस रूल, माइंस रूल 1955 का भी आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा, आपको एमसीक्यू दिया जाएगा और आपको नोट्स दिया जाएगा। क्लियर है ना? इस कोर्स में ईएमटी 123 आपका माइनिंग सरदार और ओवरमैन के कोर्स में है एस कुमार, ईएमटी का आपको सारा चीज मिलेगा माइनिंग सरदार और ओवरमैन के कोर्स में, आप ज्वाइन कर लीजिए मंडल सर का कोर्स में। हम लोग दोनों को कंबाइन भी कर सकते थे, लेकिन कंबाइन करने का एक डिसएडवांटेज ये हो जाता कि आपको सब चीज एकदम कंफ्यूजन होने लगता, बहुत बड़ा ये कोर्स बन जाता है ना। एक ही में पूरा अगर आप सोचे कि सब चीज पढ़ लें, लेजिस्लेशन भी पढ़ लें, तो आप डिटेल में नहीं पढ़ पाइएगा, आप ऊपर ऊपर पढ़िएगा, तो वहां से आपका लैक हो जाएगा कोर्स में, है ना। इसीलिए हम लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर लेंगे। बहरहाल उसके बाद आगे देख लीजिए पहले, उसके बाद एक टॉपिक हम आपको अभी डेमो भी दे देंगे, माइंस रेस्क्यू रूल 1985। माइंस रेस्क्यू रूल 1985 छोटा सा एक आपका रूल है, 38 रूल है इसमें, इसका भी डिटेल देंगे आपको, एमसीक्यू देंगे और इसका नोट्स आपको मुहैया करवाया जाएगा ऐप में ही, ठीक है? आपको कहीं और जाने का जरूरत नहीं है। उसके बाद पांचवा हम आते हैं एमवीटीआर, माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966, ठीक है, जिससे एक दो क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में पूछा जा सकता है, और यहां पे अगर आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, एक और दो क्वेश्चन आता है, तो इससे जनरली बच्चे क्या कर देते हैं, इग्नोर करते हैं कि ठीक है ना, एक ही दो क्वेश्चन आता है, इसके लिए हम पूरा रूल क्यों पढ़ें। यहीं पे आप लोग गलती करते हैं, यही एक दो क्वेश्चन डिफरेंस बनता है उन बच्चों में जो सेलेक्ट होते हैं और उन बच्चों में जो एक दो नंबर से रह जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसी से क्वेश्चन आएगा तो आपका छूट जाएगा, है ना। आपको एमवीटीआर अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, एक दो क्वेश्चन भी अगर आता है तो आपको लगेगा कि हाँ हम कोर्स लेके सही किए, क्योंकि एमवीटीआर, सीईएआर और क्रिच रूल कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा लेजिस्लेशन का बुक है जिसको जनरली बच्चे इग्नोर कर देते हैं। फ्रेंकली अगर हम आपको बताएं, देखिए सब चीज एकदम ओपनली हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, सबका हाल सबकी मन की बात मुझे पता है, सबका क्या सोचना है वो मुझे पता है। हैंड रेज कोई कर रहे हैं तो काइंडली बच्चे आप हैंड रेज मत कीजिए, आपके पास राइट समथिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे आप लिख के हमसे अपना प्रॉब्लम डाउट को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, सीएमआर कर लेंगे, माइंस एक्ट कर लेंगे, माइंस रूल कर लेंगे और बहुत ज्यादा है ज्यादा माइंस रेस्क्यू रूल करके सोचते हैं कि उनका लेजिस्लेशन खत्म हो गया। अब मैं भी ये मानता हूं कि ये आपका लेजिस्लेशन का 95% पार्ट यही है, लेकिन बाकी 5% का क्या, और जैसा आपका कंपटीशन चल रहा है 1% भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, 1% भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब आपको 100% प्रिपेयर करके जाना ही होगा, कोई भी बुक नहीं छोड़ सकते जिससे एक क्वेश्चन भी आपका होगा। क्लास आपका कल से स्टार्ट होगा, प्रवीण सिंह आज डेमो क्लास है, क्लास आपका जनरली कल से स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग, आगे बताएं और क्या करना है हम लोग को।
इसके बाद MVTR के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका सबसे अभी जो ट्रेंड में चल रहा है, सबसे एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर, CEAR, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन, टाइम वगैरह सब चीज, हाँ बिल्कुल सब चीज होगा, सर्कुलर भी होगा, गैजेट भी होगा, टाइम भी आपको पता चल जाएगा, है ना। आप जैसे ही कोर्स परचेस करते हैं उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और वहां पे कोर्स आपको, कोर्स का टाइमिंग कौन पढ़ाएगा, वैसे तो इस पूरे कोर्स में मैं ही क्लास लूंगा, सब चीज उसमें आपको अपडेट कर दिया जाएगा। देखिए CEAR 2023 जो है आपका, वो भी मैं पढ़ाऊंगा इन डिटेल विथ MCQ एंड विथ नोट्स, ठीक है। चलिए उसके बाद सातवां क्या आ गया, लेजिस्लेशन, लगभग यहां तक खत्म है। उसके बाद आपको मिलेगा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट सर्कुलर। BCCL का क्वेश्चन सब कोई देखे होंगे, BCCL का क्वेश्चन सब कोई देखे होंगे। क्यों ऐसा माइनिंग बाबू, क्या बात हो गया ऐसा, ये आप टोंट मार रहे हैं आई नो, लेकिन क्या बात हो गया, क्या गलती हो गई हमसे, बताइए, खुल के साझा कीजिए, डोंट वरी, आराम से आप बोल सकते हैं, कोई इसमें हिचकिचाने की बात नहीं है। सर्कुलर हम लोग देखेंगे इन डिटेल, उसका MCQ देखेंगे और उसका नोट्स देखेंगे, बिल्कुल। पवन कुमार, क्रिच रूल, क्रिच रूल छूट रहा था, क्रिच रूल भी हम देखेंगे, क्रिच रूल 1966 भी हम देखेंगे। अच्छा, चरण स्पर्श करना है, चरण स्पर्श उस दिन कर लीजिएगा जब मेरा पढ़ाया गया कोर्स से आप क्या कीजिएगा, आप आराम से एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा। बहुत बच्चे अब बोल रहे हैं कि सर कोर्स जो है लाइव नहीं दिख रहा है, तो मैं पहले ही आपको बोला था सभी कोई को कि ऐप में आप इंस्टॉल कीजिएगा पहले, तभी दिखेगा। अब अभी मैं क्लास स्टार्ट कर दिया, अभी आप ऐप इंस्टॉल कीजिएगा तो नहीं दिखेगा वो, है ना। देखिए अब उसके बाद हम लोग क्रिच रूल का भी क्या करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, MCQ पढ़ेंगे और उसका नोट्स देंगे। और फाइनली 9वां चीज हम लोग क्या करेंगे, गैजेट। गैजेट आप लोग इग्नोर करते हैं, बहुत बच्चे इसको पढ़ के जाते हैं, इंपॉर्टेंट समझते हैं। गैजेट में आपका बहुत सारा चीज है जो आप जनरली छोड़ देते हैं। जैसे अगर हम एक दो चीज का ले लें तो आपका डीप होल ब्लास्टिंग हो गया, डीप होल ब्लास्टिंग आपको मिलेगा गैजेट में ही। आपका एनफो मिक्सिंग हो गया, मिलेगा गैजेट में। आपका बल्क मिक्सिंग डिलीवरी सिस्टम हो गया, मिलेगा गैजेट में, ठीक है ना। तो आपका क्या है, गैजेट में भी हम लोग क्या करेंगे, गैजेट का भी सेम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक लाइन MCQ करेंगे और नोट्स करेंगे। तो ये पूरा का पूरा 9 चीज, पूरा का पूरा 9 आइटम, एक तरह से समझिए 9 बुक आपको इस कोर्स में कंप्लीट कराया जाएगा A to Z। डेली आप लोग का 1 घंटे का क्लास होगा, ठीक है। कल से आप लोग का लगातार डेली 1 घंटे का क्लास जो है वो कराया जाएगा डेली। एक दिन आराम संडे को, माइंडसेट फॉलो करना है ना जी, आराम करना है ना एक दिन। तो आपका देखिए, मैं स्टार्टिंग में बोला था ना कि पेज भर जाएगा, कंटेंट से पेज आपका टोटली फुल हो गया। तो ये कंटेंट हम लोग इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इस कंटेंट से किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसके बाद हम लोग अपना डेमो क्लास कोई एक टॉपिक को लेके डेमो क्लास हम लोग चालू करेंगे। कोई भी किसी को डाउट है, मैं सबका चैट मॉनिटर कर रहा हूं। क्लास का टाइम आप कोर्स परचेस कीजिएगा, इसमें न्यूमेरिकल क्या कीजिएगा, इसमें CMR में हम क्या न्यूमेरिकल कराएंगे आप लोगों को बताइए। इसमें न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल आपको मंडल सर के क्लास में मिलेगा, भरपूर न्यूमेरिकल मिलेगा। क्लास का टाइम जैसे ही परचेस करेंगे वहां पे आपको, क्लास जैसे ही परचेस करेंगे आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे हम लोग अपना सेशन, नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, मिक्स मिलेगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। GT का डेमो क्लास चाहिए, हाँ वो EMT में ही आएगा, वो आपका EMT में ही आ जाएगा। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनीबडी। हाँ वैलिडिटी अभी फिलहाल 6 मंथ ही है, 1-2 महीना में इतना सारा चीज खत्म नहीं हो पाएगा, सिद्धांता नाहक, ये इम्पॉसिबल है। खत्म हो जाएगा, ऊपर ऊपर हम भी चालू कर देंगे तो खत्म कर देंगे।
लेकिन हम प्रॉमिस किए हैं कि आपको बेसिक से एकदम स्टैंडर्ड लेवल। अभी आप लोग से बहुत कोई का कंप्लीट भी होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करके चलें तो आपका मान के चलिए सीएमआर आप पूरा पढ़ लिए, आप पूरा 260 रेगुलेशन पढ़ लिए, है ना, आप पूरा शेड्यूल पढ़ लिए, शेड्यूल का पूरा डायग्राम जो है अपने दिमाग में बैठा लिए, डाइक को ग्रीन कलर से दिखाते हैं हम, कंटूर लाइन को आपका बर्न सियाना से दिखाते हैं, ड्रिफ्ट को हम लोग बर्न सियाना से दिखाते हैं, उसका ग्रेडियंट को ब्लैक से दिखाते हैं, सब चीज आप लोग पढ़ लिए, सब चीज आप लोग पढ़ लिए, मैं मानता हूं, और बहुत किसी का कंप्लीट भी होगा जो अच्छे से पढ़े होंगे। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि आप दो चीज में फंसते हैं, या तो आप बहुत स्टैंडर्ड तरीके से एक एक लाइन को कवर कीजिएगा ना, तो आपका बेसिक फंस जाएगा, आपका बेसिक क्या होगा, फंस जाएगा, और अगर आप बेसिक खत्म करने जाइएगा तो आप हार्ड लेवल में जा ही नहीं पाइएगा। इसीलिए आप लोगों को क्या है, गाइडेंस की जरूरत है, तो वो गाइडेंस आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, हर एक चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लास का रूटीन आपको क्लास परचेज करने के बाद दे दिया जाएगा कि इतना कोर्स कब टाइमिंग है, कितना टाइम से क्लास होगा, 1 घंटे का क्लास तो आपको डेली दिया जा रहा है, लेकिन उसका टाइम वगैरह आपको वहां पे पता चल जाएगा। चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करें, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करें। शुड वी प्रोसीड नाउ, यस और नो? कि और किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी बताइए सब कोई। वो आपको ऐप में पता चल जाएगा, पंकज कुमार पंडित। स्टार्टिंग में अभी जस्ट ऐप का स्टार्टिंग है, तो आप लोग के लिए बहुत सारा सुविधा है, बहुत सारा चीज को हम खुद कम करके रखे हैं, मिनिमम करके रखे हुए हैं। हाँ वो हम दिखा दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं प्रवीण। यहां तक अभी जो हम बताएं, कोर्स से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहीं पे आप सब कोई डाउट पूछने लगे, रेगुलेशन 10 बताइए, रेगुलेशन 12, सब बताया जाएगा आपको, डोंट वरी, सब चीज बताया जाएगा, ठीक है, सब चीज बताएंगे, डोंट वरी। चलिए ठीक है, अब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग फॉर एग्जांपल आपका मान के चलिए ये कल का क्लास है, हम लोग स्टार्ट कर दिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे वो मैं दिखा दे रहा हूं, वो बता दे रहा हूं। डेमो क्लास मतलब वही होता है ना, डेमो क्लास मतलब आपका सब चीज, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन है, कमिटी है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये सब चीज समझाएंगे, डोंट वरी। हाँ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सिद्धांत नायक, व्हाई आई चूज योर कोर्स ओवर अनदर इंस्टीट्यूट, दूसरे इंस्टीट्यूट के सामने हम आपका कोर्स क्यों चूज करें, ये आपका सिद्धांत नायक का कोर्स है, सॉरी नाहक का। देखिए जब हम स्टूडेंट थे ना, आपको फ्रेंकली बता रहे हैं, 1 मिनट का हमको समय दीजिए फिर हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम स्टूडेंट थे, आपके जगह पे अगर हम होते, मेरे पास भी 10 ऑप्शन रहता, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, मैं किसी का भी कोई भी इंस्टीट्यूट या किसी भी अथॉरिटी का नाम नहीं लूंगा, सब अपने जगह पे सही है। ये क्वेश्चन आपसे अगर प्राइवेट माइंड्स में भी आप जाइएगा, वहां पे 200 बच्चे, 200 स्टूडेंट वहां पे अपना इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है, सीट रहेगा मात्र 10, ठीक है, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो 10 सीट रहेगा, 200 बच्चे जाएंगे वहां इंटरव्यू के लिए, तो इन सारे 200 बच्चों से जो वहां के इंटरव्यूइंग अथॉरिटी होंगे, वो एक क्वेश्चन कॉमन पूछेंगे। वो क्या पूछेंगे, वाई शुड आई चूज यू, या वाई शुड आवर कंपनी चूज यू, ये उनका क्वेश्चन रहेगा। कि भैया हमारे पास 200 बच्चे इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, हम 199 छोड़ के आप ही को क्यों चूज करें, क्या आप में ऐसा मेरिट है, या आपका ऐसा क्या एडवांटेज है, ऐसा क्या अलग है आप में कि हम आपको चुने। तो सिद्धांत नाहक, यहां पे तो उतना ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है कि हम आपको पूरा डिटेल में बता सके, हम शॉर्ट में बता रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे माइनिंग मिस्ट्री पे जस्ट लेटेस्ट का जो 2 वीडियो है, जिसमें मैंने अपने ऐप के बारे में विस्तार रूप से 20 से 25 मिनट में मैंने बताया है, सारे ऐप के बारे में और कोर्स के बारे में। मैं काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जाके आप उस वीडियो को देखिए, आपको वहां पे हाँ समझाते हैं वो, ठीक है, लेकिन मैं सिद्धांत नाहक से बोल रहा हूं कि आप जाके आराम से उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में आपका सारा आंसर मिल जाएगा कि आप दूसरा कोर्स को छोड़ के आप मेरा कोर्स को परचेस क्यों करें। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन सुन के, हमको रियली बता रहे हैं, अच्छा लगा ये क्वेश्चन सुन के कि हम क्यों चुने। हम भी स्टूडेंट रहते हैं, मेरे पास भी 10 ऑप्शन रहता, तो हम पहले अच्छे से देखते हैं कि जिसको हम चुन रहे हैं उसको हम क्यों चुन रहे हैं,
क्या ऐसा खासियत है उसमें, हम सारा चीज अपने YouTube में डिस्क्राइब कर चुके हैं, सिद्धांत नायक सारे कोर्स के बारे में। और व्हाई शुड यू चूज आवर इंस्टीट्यूट ओवर अदर इंस्टीट्यूट, व्हाई शुड यू चूज माइनिंग मिस्ट्री, क्यों आपको चूज करना है, वहां पे आपको इसका आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप जाके उस वीडियो को देख लेना, यू विल गेट योर आंसर देयर। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन आवर क्लास। अब हम क्वेश्चन को छोड़ के अब अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल डेमो क्लास स्टार्ट करते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल कोल माइन रेगुलेशन का क्लास स्टार्ट करते हैं, CMR 2017। देखिए एक चीज मैं यहीं पे आपको डेमो क्लास में बता दूं, मेरे क्लास में आपको किसी भी चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। एक चीज का प्रॉब्लम होगा, ये मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं, जो बच्चे मेरे साथ पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं उनको पता है, वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। और वो प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं डेमो क्लास में, नहीं तो बाद में आप लोग बोलिएगा कि डेमो क्लास तो बहुत अच्छे से कराए थे सर, बहुत अच्छे से कराए थे, लेकिन उसके बाद ये हमको दिक्कत हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं, मेरा क्लास में आपको राइटिंग 10% का हैंड राइटिंग में दिक्कत होगा। हैंड राइटिंग में हम आपको अपना छोटा भाई मान के, देखिए कृष्णा आंसर दे भी दिए ड्राइंग, बहुत बढ़िया, ये मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, आई नो। तो मेरा हैंड राइटिंग में आपको कभी कभी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बचपन से बहुत मार खाए हैं हम, मेरी दादी हमको मारी है, मम्मी मारी है, कर्सिव राइटिंग प्रोवाइड कराया गया था, लेकिन आज तक मेरा राइटिंग नहीं सुधरा। और दूसरा आपको एक थोड़ा बहुत, क्योंकि ज्यादा डायग्राम का तो काम नहीं है, मैं ट्राई करूंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूं, लेकिन ड्रॉइंग, हाँ बिल्कुल, राइटिंग से अगर मतलब नहीं है तो मेरे क्लास में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसकी गारंटी। आप अगर बॉन्ड पेपर हमको भेजिएगा तो उस पर हम साइन करके आपको ऑनलाइन भेज देंगे। इसके बारे में समझने में, कॉन्सेप्ट में जितना हम लेक्चर आपका लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं यहाँ पे दे रहा हूं आपको। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पर्सनली भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप चैट में भी पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही अपना डिमेरिट बता दिया। देखिए हर एक इंसान में सारा चीज अच्छा ही नहीं होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे, आप सोच रहे हो कि स्टार्टिंग से सब चीज तारीफ ही कर रहे हैं, कुछ तो डिमेरिट होगा, तो मैं अपना डिमेरिट भी यहाँ पे आपको बता देता। और आई श्योर कि अगर मेरे अंदर दूसरा डिमेरिट रहता तो वो भी मैं यहाँ पे आपको खुल के बता देता, मैं हिचकता नहीं। ठीक है, मैं एकदम नहीं हिचकता। तो ये दो डिमेरिट मैं अपना बता दिया कि मेरे क्लास में ये दो चीज में हल्का सा दिक्कत आपको हो सकता है। चलिए, मेरिट पता चल गया आपको ऐप का, कोर्स का, और मेरा पर्सनल जो आपके टीचर होंगे इस कोर्स में उनका डिमेरिट पता चल गया आपको, है ना। चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग CMR 2017 स्टार्ट किए, तो जस्ट अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। डायरेक्ट रेगुलेशन से तो स्टार्ट करेंगे नहीं, हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे, CMR क्या होता है, कहां लागू होता है, कौन लागू करता है, कैसे बनता है, इसके अंदर क्या क्या है, क्यों बना, इसके पहले का कब बना। तो देखिए हम आपको एक स्टोरी बताते हैं। जब माइंस बना उस टाइम में सबसे पहला जो कोल रेगुलेशन, कोल माइन रेगुलेशन बना 2017 के पहले, वो आपका बना था CMR 1957, कोल माइन रेगुलेशन 1957। ठीक है, 1957 इसको आप कह सकते हैं। इसी के जस्ट समझिए कि 60 साल बाद, 60 ईयर्स आफ्टर, 60 साल बाद आपका क्या बना, कोल माइन रेगुलेशन 2017। बहुत सारे चेंज किए गए, बहुत सारे रेगुलेशन ऐड किए गए, एक पूरा का पूरा नया चैप्टर ऐड कर दिया गया, इसमें बहुत सारा रेगुलेशन भी ऐड किया गया, बहुत सारा शेड्यूल फॉर्म को हटाया गया, बहुत सारे। कोल माइन रेगुलेशन 2017 है, इसके पहले आपका कोल माइन रेगुलेशन 1957 था। 1957 के 60 साल बाद आपका कोल माइन रेगुलेशन 2017 बना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोल माइन रेगुलेशन आखिर किसके अंडर में आता है, किसके अंडर कोल माइन रेगुलेशन आता है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कोल माइन रेगुलेशन आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, DGMS सबको पता है किस टाइप का संस्था है। DGMS का नाम सब कोई सुने हैं ना, DGMS का नाम सब कोई सुने हैं। वहां पे आप जाइएगा तो वहां पे आपको लिखा मिलेगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब उसका सारा काम DGMS किसके नीचे है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के नीचे। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल अगर हम आपको लेके बताएं तो सारा कोल माइंस जो है, जितना भी कोल माइंस है वो किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में है। उसी तरीके से कोल माइन रेगुलेशन जो बना है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आके बना है। जो भी बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, काइंडली बाबू आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास खत्म हो जाने के बाद आप हैंड रेस, अभी आपको अगर
इश्यू आ कर रहा हूं वहां पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए जब भी कोई इतना बड़ा चीज बनता है, ठीक है, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सुनिए, सारा चीज एग्जाम्पल से देखिएगा तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक टीचर हैं, ठीक है, आपको एक बुक पब्लिश करना है, एक क्या करना है, आपको एक बुक पब्लिश करना है। तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट बुक लिखिएगा, छपवाइएगा और उसको पब्लिश कर दीजिएगा, ये पहला ऑप्शन। या फिर बुक को लिखिएगा, उसको 2-3 ऑथर से या फिर 2-3 टीचर से उसको वेरीफाई करवाइएगा पूरे अच्छा से कि ऊपर से नीचे तक आप रीड कीजिए, उसके बाद पब्लिश कीजिएगा। मतलब सिंपली आप उसका एक ड्राफ्ट बनाइएगा कि पहले उसको पब्लिश करने से पहले एक ड्राफ्ट तैयार कीजिएगा और उसके बाद उसमें अगर कुछ चेंज होगा तो वो चेंज करके आप पब्लिश कीजिएगा। सबको यही करेगा, एक ड्राफ्ट बनाएगा, उसको पूरा रीड आउट खुद से करेगा और क्रॉस वेरीफाई करेगा, उसके बाद उसको बुक के फॉर्म में पब्लिश करेगा। उसी तरीके से खुद समझिए, जब कोल माइन रेगुलेशन इतना बड़ा एक रेगुलेशन, मतलब पूरा हर एक माइंस इसी से चल रहा है, तो कोल माइन रेगुलेशन क्या डायरेक्ट मार्केट में पब्लिश हो जाएगा? क्या ये डायरेक्ट हम लोग पब्लिश कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सीएमआर बनने से पहले, मार्केट में आने से पहले इसका एक ड्राफ्ट बनता है और ड्राफ्ट को ऑफिशियल गैजेट में लाने से पहले ड्राफ्ट आपका एटलीस्ट 3 मंथ बिफोर, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे एटलीस्ट 3 मंथ बिफोर। ये हम लोग कहां पढ़ते हैं, ध्यान रहे, माइंस एक्ट अगर आप पढ़े होंगे तो सेक्शन 59 पढ़े होंगे, प्रायर पब्लिकेशन ऑफ रेगुलेशन एंड रूल, कि आपको रेगुलेशन एंड रूल को पब्लिक में पब्लिश करने से पहले, मतलब मार्केट में उसको गैजेट में निकालने से पहले आपको उसका ड्राफ्ट एक बनाना होगा और उस ड्राफ्ट को एटलीस्ट 3 महीने पहले आपको रिलीज करना होगा। किसके लिए? पब्लिक के लिए, ताकि उसमें अगर किसी तरह का कोई चेंज सजेस्ट करे तो वो चेंज उसमें हो सके और उसके बाद फाइनल वेरिफिकेशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पूरे माइंस के लिए गैजेट में पब्लिश कर देती है। इतना क्लियर है? तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि देखिए कोल माइन रेगुलेशन पब्लिश कब हुआ, 27 नवंबर 2017 को, ठीक है, 27 नवंबर 2017 को गैजेट में पब्लिश कर दिया गया, मतलब मार्केट में ये निकल गया। तो इसका एक ड्राफ्ट बना होगा एटलीस्ट 3 मंथ बिफोर, एक ड्राफ्ट तो जरूर बना होगा। वो ड्राफ्ट कब बना आपका, वो ड्राफ्ट कब बना, 20 अक्टूबर 2011 को ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया। अच्छा, और एक क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन आपका पूछा तो नहीं जाएगा, 27 नवंबर को एस कुमार आपका सीएमआर गैजेट में आया था, ड्राफ्ट में 20 अक्टूबर 2011 को आया था। आपको पता है कि 1957 में सीएमआर बना था, लेकिन इन केस कोई आपसे पूछ दे, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इन केस कोई पूछ दे कि किस डेट को बना था, तो 24 अक्टूबर 1957 को आपका क्या हुआ था, कोल माइन रेगुलेशन 1957 जो है वो बना था, गैजेट में पब्लिश किया गया था। 27 नवंबर को 2017 को ये लेटेस्ट वाला और 24 अक्टूबर 1957 को इसके पहले वाला। इतना क्लियर है? इतना सबको क्लियर है ना? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपना डाउट सुनते सुनते चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सभी का चैट यहां से मॉनिटर कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब कोल माइन रेगुलेशन में है क्या, इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा ये देख लीजिए। तो इस बुक में आपको क्या मिलेगा, 17 टोटल चैप्टर है इसमें, टोटल 17 चैप्टर है इसमें। इतना क्लियर है? ये क्लियर है ना? टोटल 17 चैप्टर है। टोटल रेगुलेशन आपका इसमें 260 रेगुलेशन है सीएमआर 2017 में। और अगर शेड्यूल की बात करें, शेड्यूल आप लोग पढ़े होंगे, माइंस एक्ट में शेड्यूल पढ़े होंगे, माइंस रूल में पढ़े होंगे, नहीं एक्ट में तो नहीं है, रूल में है आपका, रेस्क्यू रूल में है, एमवीटीआर में शेड्यूल है, क्रिच रूल में शेड्यूल है। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक शेड्यूल है, ओनली वन, सिर्फ एक शेड्यूल है इसमें। हाँ, टोटल अगर बात करें कि कितना नया रेगुलेशन आया है, नया रेगुलेशन कितना इसमें ऐड हुआ है, हम आपको पहले ही बताएं कि बहुत सारा रेगुलेशन ऐड हुआ, बहुत सारा हटाया गया है ना, बहुत सारा शेड्यूल को हटाया गया। तो नया रेगुलेशन इसमें कितना ऐड हुआ है, तो नया रेगुलेशन आपका 49 न्यू रेगुलेशन आपका इसमें ऐड किया गया है। ये क्लियर है? इतना क्लियर है कि इसमें किसी को कोई दिक्कत है? एक चैप्टर जो आपका, एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, नया चैप्टर, नया चैप्टर कितना ऐड हुआ है, टोटल 1। कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मीथेन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, वो इसमें पूरा का पूरा चैप्टर ही नया ऐड हुआ है। क्लियर है ना? अब हम लोग इसको, अच्छा सॉरी एक मिनट ज्यादा ऊपर चला गया, इसको हम लोग अगर कंपेयर करें कोल माइन रेगुलेशन 1957 से, ठीक है, अगर कोल माइन रेगुलेशन 1957 से हम लोग कंपेयर करें तो उसमें कितना रेगुलेशन था आपका, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग में रखिए। सीएमआर
1957 है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े, इसमें 17 चैप्टर है जिसमें से एक चैप्टर नया ऐड किया गया। तो वहां पे कितना चैप्टर था, टोटल आपका 17 चैप्टर था वहां पे 1957 में। उस 17 चैप्टर में टोटल शेड्यूल कितना था, तो वहां पे आपको 3 शेड्यूल था, ठीक है ना, और 3 शेड्यूल में से हटाया गया और अभी बस एक शेड्यूल है जिसमें हम लोग प्लान एंड सेक्शन का पढ़ते हैं कि किस चीज को किस चीज के डायग्राम से आपको दिखाना है। 3 शेड्यूल था वहां पे, नया रेगुलेशन तो वहां पे ऐड हुआ नहीं क्योंकि वो पुराना था, नया चैप्टर भी नहीं ऐड हुआ। टोटल अगर रेगुलेशन की बात करें कि उसमें कितना रेगुलेशन था, तो वहां पे आपका 205 रेगुलेशन था, 205 रेगुलेशन था। अगर पूरा मतलब काउंट करेंगे, सबको सेपरेटली काउंट करेंगे, तब आपका टोटल हो जाएगा 222 रेगुलेशन, ठीक है ना, तब आपका क्या हो जाएगा 222 रेगुलेशन। शेड्यूल बस इसमें एक ही है, ठीक है। और उस शेड्यूल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उस शेड्यूल में हम लोग पढ़ते हैं प्लान के बारे में, है ना, कि प्लान एंड सेक्शन को हम लोग किस चीज से दिखाते हैं, किस डायग्राम में किस चीज से हम लोग प्लान एंड सेक्शन को दिखाएंगे, ये हम लोग शेड्यूल 1 में जो आपका कोल माइन रेगुलेशन है उसमें पढ़ते हैं। और एक नया चीज आपको अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है देख लीजिए, इसमें हम लोग फॉर्म भी पढ़ते हैं, बहुत सारा इसमें फॉर्म पढ़ेंगे, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 1A, फॉर्म नंबर 2, 2A, बहुत सारा फॉर्म पढ़ेंगे, वो इसमें हम लोग देखेंगे। तो सारा जो फॉर्म होगा वो किसके द्वारा स्पेसिफाइड होगा, फॉर्म इज स्पेसिफाइड बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के द्वारा सारा फॉर्म स्पेसिफाइड होगा। किस डेट को ये स्पेसिफाई किया गया है, कब स्पेसिफाइड किया गया है, अक्टूबर 2018 को। हाँ बिल्कुल, एस कुमार बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप कि चीफ इंस्पेक्टर द्वारा क्या किया गया, इस फॉर्म को स्पेसिफाई। स्पेसिफाई का मतलब क्या होता है, स्पेसिफाई का हिंदी क्या होता है, स्पेसिफाई का हिंदी होता है आपका अनुमोदित करना, अनुमोदित करना, ठीक है। अनुमोदित किए हैं कौन, सीआईएम, कब किए हैं, अक्टूबर 2018 को, यानी रेगुलेशन जब ये बन के पब्लिश हो गया उसके बाद। तो टोटल हम लोग को 17 चैप्टर, 260 रेगुलेशन और एक शेड्यूल हम लोग को इस बुक में पढ़ना है। क्लियर है ना, इतना क्लियर है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इस पूरे इंट्रोडक्शन में किसी को कोई डाउट है, किसी भी पेज में, किसी भी आपको टेम्पलेट में, किसी भी पेज में दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। इसमें हम लोग देखें कि 2017 1957 से कितना अलग है, इसमें नया क्या क्या चीज ऐड हुआ है, किसके अंडर में आता है ना, कितने महीने पहले इसको हम लोग गैजेट में सॉरी इसको हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन के लिए पब्लिश करते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट कब इसका बना, और टोटल रेगुलेशन कितना है, कितना चैप्टर ऐड हुआ, शेड्यूल कितना है, पीछे से कंपेयर किए 1957 से, तो इसमें क्या क्या बदला है, पूरा का पूरा एक चैप्टर इसमें नया ऐड हुआ है ना। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जनरली जो रेगुलेशन बनाता है, रेगुलेशन को किस सेक्शन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, किस सेक्शन का पावर को यूज करके बनाया जाता है, बेसिकली पावर का यूज करके बनाया जाएगा। तो आपका सेक्शन 57 रेगुलेशन को सेक्शन 57 का पावर को यूज करके बनाते हैं, 58 के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, रूल बनाते हैं। तो इज देयर एनी डाउट, किसी भी तरह का आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछिए। मैं आप लोग का चैट मॉनिटर कर रहा हूं, डोंट वरी कि मैं चैट नहीं देख रहा हूं, सबका चैट मुझे दिख रहा है यहां से। अगर किसी तरह कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल पूछ लीजिए। चैट डबल डबल, चैट आप डबल डबल कर रहे होंगे कृष्णा, चैट आप डबल डबल कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें अब दूसरा। ओएम और सरदार बैच का डेमो क्लास आपका हो चुका है, निशांत, निशांत बाबू आपका डेमो क्लास सरदार बैच का हो चुका है। अगर आप उसमें नहीं जुड़ पाए, इन केस आपका जॉब था या किसी भी कारण से आप नहीं देख पाए, तो अभी भी जाके आप देख सकते हैं, वो रिकॉर्डेड के फॉर्म में आपको फ्री में मिलेगा, वहां पे रिकॉर्डेड के फॉर्म में उस बैच में आपको फ्री में मिलेगा। आप लाइव क्लास वहां से देख सकते हैं, लाइव क्लास के लिए सॉरी डेमो क्लास के लिए कोई चार्ज नहीं है ना, कोई चार्ज नहीं रखा गया है डेमो क्लास के लिए, तो आप बेझिझक वहां पे जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़े आगे। देखिए क्लास, पूरा नाम, क्या बात है एस कुमार, क्या करना है, कंप्लेन करना है क्या कुछ। क्लास खत्म होगा उसके बाद जितने भी बच्चे ऐड हैं, 19 20 15 जितने भी बच्चे हैं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड गिव फीडबैक। आप अपना फीडबैक एकदम ईमानदारी से, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो अच्छा,
बुरा लगा तो डायरेक्टली बोल सकते हैं बुरा, डायरेक्ट बोलना सीखिए जिंदगी में, वो बेहतर काम करेगा। चलिए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1। डायरेक्ट बोल सकते हैं सर अच्छा नहीं लगा, आई विल बी हैप्पी कि ठीक है अच्छा नहीं लगा, उस पे हम हाँ, लेकिन अगर बुरा लगा तो क्या बुरा लगा आपको ये बताना होगा, तभी तो मैं अपने ऊपर वर्क करूंगा और उसको सुधारूंगा, है ना। तो चैप्टर 1 है आपका प्रीलिमिनरी। क्या है? प्रीलिमिनरी। चलिए इसको देखते हैं। इसमें हम लोग बस, अच्छा क्लासमेट है आपका, ठीक है, आप लोग उधर बात कीजिए आराम से। चलिए मैं मजाक कर रहा हूँ, शांति से आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, बाकी कोई डाउट है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। रेगुलेशन 1 देखिए, रेगुलेशन 1 क्या है आपका? रेगुलेशन 1 का टाइटल है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है चालू होना, ठीक है, होता है ना कि आपका मीटिंग कब कमेंस किया जाएगा है ना। कमेंसमेंट, एप्लीकेशन एंड एक्सटेंट, तो ये आपका टाइटल है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये आप लोग का टाइटल है। अब इसमें है क्या क्या शॉर्ट टाइटल में? इसमें आपको ये पढ़ना है कि ये रेगुलेशन कहां कहां अप्लाई होगा। क्या प्राइवेट माइंस में भी होगा, क्या मेटल माइंस में भी होगा, क्या ऑयल माइंस में भी होगा, अंडरग्राउंड में होगा कि ओपन कास्ट में होगा, क्या मैन पावर का इसमें हमको बताया गया कि इतना मैन पावर होगा तभी आपका कोल माइन रेगुलेशन अप्लाई करना है। तो ये सारा चीज आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट इसको हम लोग देखते हैं। ये रेगुलेशन जो आपका है, यह रेगुलेशन कहां कहां एप्लीकेबल होगा आपका, ये बताइए। पहले तो ये बताइए कि इस रेगुलेशन को, ये आपको पता चल गया कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कोल माइन रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। यह रेगुलेशन भारत के हर कोल माइंस में, अब हर कोल माइंस मतलब दो ही तरह का कोल माइंस होता है ना इंडिया में, या तो अंडरग्राउंड होगा नहीं तो ओपन कास्ट प्रोजेक्ट होगा। तो मतलब अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों में कोल माइंस में लागू होगा, लागू होगा, ठीक है ना। आपका हर एक माइंस में, जो कोल माइंस है आपका, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है सेमी गवर्नमेंट है, अगर कोल माइंस है किसी भी तरीके का तो वहां पे लागू होगा। और ये रेगुलेशन, दिस रेगुलेशन, जिस रेगुलेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसकी अभी चर्चा कर रहे हैं, दिस रेगुलेशन शुड एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब फैलना, वहां पे लागू होना, टू होल ऑफ इंडिया। हाँ बिल्कुल, वहां पे मतलब क्या, ये पूरे इंडिया में लागू होगा। यह रेगुलेशन पूरे इंडिया में लागू होगा, ठीक है। पूरे इंडिया में ये आपका कोल माइन रेगुलेशन जो है वो लागू होगा, ठीक है। बस इतना ही है आपका रेगुलेशन नंबर 1, बहुत छोटा है और एक पॉइंट इसमें वो है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये तब से माना जाएगा जब से ये गैजेट में आया। इसके बाद डेफिनेशन है, एक बड़ा सा रेगुलेशन है, रेगुलेशन 2 डेफिनेशन। डेफिनेशन में पूरा कोल माइन रेगुलेशन में हम लोग जो जो डेफिनेशन पढ़ेंगे उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं अभी, ठीक है। 21 टाइप का डेफिनेशन हम लोग इसमें कवर करेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन में आपका बुक में है, एज पर योर बुक, अबंडेंट वर्किंग, अबंडेंट वर्किंग। कहीं पे आप लोग फ्लैट लेने जा रहे हैं या फिर कहीं पे घर लेने जा रहे हैं, तो किसी के मुंह से अगर दिल्ली मुंबई में जाएंगे, स्टैंडर्ड पर्सन है, बहुत हाई फाई लोकेलिटी के हैं, तो वो बोलेंगे ये फ्लैट अबंडेंट हो चुका है। अबंडेंट मतलब खत्म हो चुका है, वो उसका पूरा कंडीशन खराब है, मतलब समझिए बंद हो चुका है, ठीक है। वो क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। तो उसी तरीके से माइंस में भी होता है अबंडेंट वर्किंग। क्या होता है भाई, क्या होता है सर ये अबंडेंट वर्किंग? ऐसा वर्किंग, अबंडेंट वर्किंग मतलब क्या होगा, ऐसा वर्किंग, कैसा वर्किंग, जो बंद कर दिया गया है, और सिर्फ बंद कर दिया गया नहीं है, इतना ही से नहीं चलेगा, विथ नो इंटेंशन, विथ नो इंटेंशन ऑफ, इंटेंशन मतलब होता है इरादा, जैसे होता है ना इंटेंशन ऑफ माइंस ओपनिंग, उसी तरह विथ नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर। हिंदी इंग्लिश मिला के पढ़ेंगे तो आप लोग को भी मजा आएगा, हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा। फ्यूचर में कभी भी नहीं खोलना है, एक बार इस तरह बंद करेंगे कि
कभी भी आपको उसको नहीं खोलना है। कोई ऐसा माइंस में आप वर्किंग कर रहे हैं, उस वर्किंग को आप बंद कर दिए और इस तरीके से बंद किए, ये इंटेंशन में बंद किए कि आप बंद तो कर दिए लेकिन इसको कभी नहीं खोलना है। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, विथ नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर। इससे क्वेश्चन कैसा आ सकता है? क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ वर्किंग कि उसको किस टाइप का ऐसा वर्किंग होता है जो बंद किया जाता है विथ नो इंटेंशन ऑफ ओपनिंग, कि इस तरीके से उसको बंद किया जाता है कि अब उसको दोबारा खोलने का कोई इंटेंशन यानी कि कोई इरादा नहीं है, विथ नो इंटेंशन ऑफ ओपनिंग अगेन। ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, उसमें आपको 4 दे देगा, 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन रहेगा अबंडेंट वर्किंग। तो आपको आंख बंद करना है और अबंडेंट वर्किंग पे क्या कर देना है? टिक कर देना है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, जो भी बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं बाबू, कमेंट सेक्शन में राइट समथिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करके आप जो भी पूछना है हमसे पूछ सकते हैं। तो ये आपका हो गया अबंडेंट वर्किंग। अब दूसरा है अबंडेंट माइन मीथेन। क्या है? अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब जहां आया, मतलब समझिए करना या फिर बंद हिस्सा। अबंडेंट माइन मीथेन नाम से पता चल रहा है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि एएमएम क्या होता है ना? एएमएम क्या होता है? तो एएमएम मतलब होता है अबंडेंट माइंस मीथेन। हैंड रेस का अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बस हैंड रेस का ऑप्शन दिया हुआ है मुझे पता नहीं चल रहा है, तो देखिए हैंड रेस का ऑप्शन मुझे पता चलता है, जो भी बच्चे हैंड रेस करते हैं मुझे पता चलता है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आप लोग कमेंट में जो भी आपका है कमेंट में आप पूछ सकते हैं। देखिए जो भी बच्चे हैंड रेस करेंगे मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा, यहाँ पे मुझे आइडिया हो जाएगा कि कौन हैंड रेस कर रहा है। तो बेहतर होगा कि यहाँ पे चैट का ऑप्शन है, यहाँ राइट समथिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए आप कुछ भी लिखिएगा सेंड कीजिएगा तो वो सीधे यहाँ पे आ जाएगा, है ना? तो आप इसका उपयोग कीजिए, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अगर मैं माइक ऑन कर देता हूँ, 2-3 बच्चे माइक ऑन कर दिए, तो वहां पे क्या होगा, साउंड का इकोइंग होने लगेगा, है ना? साउंड गूंजने लगेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि क्लास के बीच किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो आपके लिए। ठीक है, चलिए। तो अबंडेंट माइंस मीथेन क्या हो गया? एएमएम। तो इससे मतलब आपको क्या पता चल रहा है? अबंडेंट माइंस मीथेन क्या होगा? एक ऐसा नेचुरल गैस, एक ऐसा नेचुरल गैस, ठीक है, जो कहां से, नेचुरल गैस तो बहुत जगह से निकल सकता है, तो कहां का नेचुरल गैस जो कहां से मिल रहा है? जो कि अबंडेंट माइन से मिल रहा है, अबंडेंट कोल माइन से, अबंडेंट अबंडेंट कोल माइंस से निकल रहा है या फिर मिल रहा है। तो वैसे नेचुरल गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? अबंडेंट माइन मीथेन बोलते हैं। यहां पे नेचुरल गैस का मतलब क्या, जनरली समझिए CH4। क्लियर है ना? बस इतना ही है। थर्ड आपका है एक्ट। एक्ट का डेफिनेशन क्या है? एक्ट का डेफिनेशन माइंस एक्ट पढ़े होंगे आप लोग, सब लोग। माइंस एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपका बुक है, उसी के अंडर में रह के सब चीज बना है ना, जो पार्लियामेंट फ्रेम करती है। तो एक्ट का मतलब, एक्ट मतलब जो हम लोग माइंस एक्ट में पढ़ते हैं, माइंस एक्ट 1952, यही होता है माइंस एक्ट का मतलब। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ दिए। तो माइंस एक्ट 1952 किसका? 35 ऑफ 1952। ये डाटा याद करने की आवश्यकता नहीं, ये मैं बुक से देख के लिख दिया। ठीक है, चलिए अब चौथा पॉइंट में आते हैं। चौथा पॉइंट आपका क्या है? अप्रूव्ड फ्लेम सेफ्टी लैंप। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, कोर्स खत्म करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो जो बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं एक बार आप उनसे बात कर लीजिएगा। एक बार हम स्पीड पकड़ लिए तो आप लोग रोने लगिएगा कि सर थोड़ा धीरे कर दीजिए, है ना? वो मेरे ऊपर है, अगर आप लोग बोलिएगा तो हम स्पीड पार कर देंगे कॉन्सेप्ट देते हुए, और अगर बोलिएगा तो धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे, है ना? तो वो आप लोग के ऊपर है, वो क्या करना है। अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप का मतलब क्या होगा? और इसके साथ और एक टर्म है, अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप के साथ और एक टर्म है, क्या है? अप्रूव्ड। उसके साथ और एक टर्म क्या है? अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च। माइंस में आपको अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च और अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप ही यूज करना है, घर का सेफ्टी लैंप और घर का टॉर्च लेके नहीं जाना है। तो इस रेगुलेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सॉरी इस सब रेगुलेशन में, सब रेगुलेशन 1 का क्लास नंबर डी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेफ्टी लैंप और इलेक्ट्रिक टॉर्च मतलब क्या होता है? ऐसा सेफ्टी लैंप, ऐसा सेफ्टी लैंप या ऐसा इलेक्ट्रिक टॉर्च या
ऐसा इलेक्ट्रिक टॉर्च, दोनों के बारे में बता रहे हैं जो किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया हो, जो कि ऐसे कंपनी या फिर फर्म, कंपनी का ही मतलब होता है फर्म, छोटा बड़ा का फर्क है, ऐसा कंपनी या फिर फर्म के द्वारा बनाया गया हो, जो कि किसके द्वारा अप्रूव्ड है, जो कि सीआईएम के द्वारा अप्रूव्ड है, सीआईएम के द्वारा स्पेसिफाइड है, मतलब अनुमोदित है। तो वो कंपनी ऐसा बनाएगा, क्या क्या राजा पवार हो, अच्छा फ्री, तो ऐसा स्पेसिफाइड इस तरीके से। अब सीआईएम देखिए, सीआईएम करता धरता है पूरे माइंस के, आप लोगों को पता होगा हर चीज में सीआईएम को ही आपको स्पेसिफाइड करना होता है, नोटिस भेजना होता है। तो सीआईएम आपका अगर बता दिए, सीआईएम अगर स्पेसिफाई किए, तो वो ऐसा कंपनी को स्पेसिफाई करेंगे जो सेफ्टी को ध्यान में रखेगा, है ना, जो क्या करेगा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को तो जरूर ध्यान में रखेगा। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को जो ध्यान में रखे, वैसा कंपनी और वैसा फर्म जो सीआईएम के द्वारा अप्रूव्ड हो, स्पेसिफाइड हो, वो कंपनी जब आपका सेफ्टी लैंप और इलेक्ट्रिक टॉर्च बनाएगा, उसको हम लोग एज पर शेड्यूल एज पर रेगुलेशन 2 हम लोग अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च बोलेंगे। टाइम टू टाइम आपका स्पेसिफाई करते हैं, ऐसा नहीं कि बस एक ही कंपनी को बोल दिए वही कंपनी आपका बना रहा है ना, टाइम टू टाइम आपका सीआईएम स्पेसिफाई करते रहते हैं। अब पॉइंट नंबर इसका 5 है, यानी पॉइंट नंबर ई है असिस्टेंट मैनेजर। क्या है असिस्टेंट मैनेजर? असिस्टेंट मैनेजर का नाम सुने होंगे, हर एक बच्चे सुने होंगे, अगर माइनिंग फील्ड के हैं तो भी सुने होंगे, माइनिंग फील्ड के नहीं है तो भी सुने होंगे, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर का नाम, असिस्टेंट मैनेजर क्या है, ऐसा पर्सन, सच पर्सन जिसके पास क्या हो, पोजेसिंग, पोजेसिंग मतलब उसके पास, उनके पास है, वो धारण करते हैं, क्या धारण करते हैं, मैनेजर सर्टिफिकेट, मैनेजर सर्टिफिकेट धारण करते हैं, जो किसके द्वारा अपॉइंटेड है, और ओनर, एजेंट और मैनेजर उनको नियुक्त करते हैं, यानी कि अपॉइंट करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब मान गया, अब मान के चलिए कि मेरे पास है मैनेजर सर्टिफिकेट, ठीक है, हमको ओनर, एजेंट और मैनेजर अपॉइंट कर लिए, ठीक है, ये भी हम मान गए। तो किस चीज के लिए अपॉइंट करेंगे, इनका काम क्या होगा, तो इनका काम होगा टू असिस्ट, असिस्ट करना, किसको असिस्ट करना, किसको हेल्प करना, मैनेजर को, टू असिस्ट द मैनेजर। तो मैनेजर को किस किस चीज में ये असिस्ट करेंगे, तो ये असिस्ट करेंगे आपको, ये आपको असिस्ट करेंगे मैनेजमेंट में, ठीक है, मैनेजमेंट में करेंगे, ये आपको असिस्ट करेंगे कंट्रोल करने में ऑपरेशन को, ये आपको असिस्ट करेंगे क्या करने में, सुपरविजन करने में, और ये आपको असिस्ट करेंगे डायरेक्शन देने में। बिल्कुल, एमसीएसडी, एमएसडी के फैन कौन कौन है यहाँ पे, एमएसडी, एमएसडी, यहाँ पे बस एक क्या लगा लीजिए, सी लगा लीजिए, है ना, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन, डायरेक्शन। और एक क्वेश्चन जिसमें बच्चे हमेशा फंसते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि ओवरमैन का माइंस में ड्यूटी क्या है, तो ओवरमैन का क्या ड्यूटी है, ओवरमैन का ड्यूटी है बस आपका कंट्रोल करना और सुपरविजन करना, ठीक है, वर्क को कंट्रोल करेगा और वर्क को सुपरवाइज, ओवरमैन क्या होता है, एक तरह से सुपरवाइजर ही कहलाता है माइंस का। तो उसमें आपका मैनेजमेंट का काम ओवरमैन का नहीं होता है, ओवरमैन का काम डायरेक्शन देने का काम नहीं होता, उसका काम होता है कंट्रोल और सुपरविजन का। वहीं अगर बात करें कि ऑफिशियल का क्या काम होता है, माइंस में ऑफिशियल का काम होता है सिर्फ सुपरविजन करने का। यहां पे ये बताया जा रहा है कि असिस्टेंट मैनेजर किस किस चीजों में मैनेजर को असिस्ट करेंगे, किन किन चीजों में मैनेजर की हेल्प करेंगे, तो वो मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन, डायरेक्शन, हर चीज में मैनेजर के आगे पीछे, एक तरह से समझिए कि सेकंड मैनेजर है वो माइंस के, ठीक है ना। किसी को दिक्कत है, सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए उसके पास, उनके पास सॉरी मैनेजर होना चाहिए, और इनका ओहदा क्या होगा, ओहदा इन द सेंस कि इनका पोस्ट क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, किसके नीचे किसके ऊपर, आपको पता होगा हमेशा ओवरमैन से ऊपर, ओवरमैन से ऊपर रहेंगे, है ना, और बिलो द मैनेजर, और मैनेजर के बिलो रहेंगे, ओवरमैन से ऊपर सुपीरियर रहेंगे, ओवरमैन से सुपीरियर और मैनेजर के नीचे। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है बाबू इसमें तो बता सकते हैं, किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं, और अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब पॉइंट नंबर 6 देखिए,
पॉइंट नंबर 6 है आपका ऑक्सिलरी फैन, वेंटिलेशन से रिलेटेड। ऑक्सिलरी फैन जो बच्चे ट्रेनिंग किए होंगे पीडीपीटी, पीजीपीटी या जॉब कर रहे होंगे अंडरग्राउंड माइंस से, वो जरूर देखे होंगे। तो क्या होता है, इसका दो प्रॉपर्टी है, एक तो ये फोर्सिंग फैन है और दूसरा एग्जॉस्ट फैन है। देखिए दोनों का अपना अलग अलग फंक्शन है, दोनों का अपना अलग अलग मतलब है। फोर्सिंग फैन से आपको क्या पता चल रहा है, ऐसा पंखा जो हवा को ढकेले, जो क्या करे, पुश करे, है ना, जो क्या करे, पुश करे, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्सिंग फैन। एग्जॉस्ट फैन क्या होता है, जो हवा को खींचे। किचन में आपकी मम्मी या फिर आंटी मौसी जो भी है खाना बनाती होंगी, तो आप लोग देखे होंगे खिड़की पे एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ रहता है। चिकन बना रहे हैं, मटन बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, जो वेज है पनीर बनाएंगे, मंचूरियन बनाएंगे आपका, और एक क्या होता है उसका नाम भूल गया, मशरूम बनाएंगे। बहुत ज्यादा जब मसाला डलता है तो उससे धुआं निकलता है, तो उस धुआं को बाहर निकलने के लिए हम लोग एग्जॉस्ट फैन यूज करते हैं, ताकि वो सारा धुआं, सारा डर्ट फ्यूम जो है वो वहां से बाहर निकाल दे, हवा को खींच के बाहर फेंक दे, तो वो होता है एग्जॉस्ट फैन। ठीक है, तो ऑक्सिलरी फैन आपका फोर्सिंग फैन भी हो सकता है, ये आपका एग्जॉस्ट फैन भी हो सकता है, ये हवा को ढकेल भी सकता है और ये हवा को खींच भी सकता है। क्लियर है ना, यूज करते हैं बिलो ग्राउंड माइंस में यूज करते हैं। और इसका काम क्या होता है, फंक्शन इसका देखें, अगर इसका फंक्शन देखें तो ये क्या क्या चीज को वेंटिलेट कर सकता है, टू वेंटिलेट वन और मोर फेस, एक या एक से अधिक फेस को वेंटिलेट करने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी फैन का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या एक फेस में हम लोग 2-3 वेंटिलेशन फैन लगाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में 2-3 वेंटिलेशन फैन, 2-3 ऑक्सिलरी फैन लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं सीआईएम के परमिशन से। और ये हम लोग गैजेट में पढ़ेंगे कि क्या क्या कंडीशन सीआईएम, अगर सीआईएम किसी भी चीज का देखिए परमिशन देते हैं तो सारा चीज उनके ऊपर ना आए, इसके लिए वो क्या करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं कि क्या क्या कंडीशन है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट में 2 या उससे अधिक ऑक्सिलरी फैन लगा सकते हैं। उसमें बहुत सारा कंडीशन है कि जहां पे आपका हवा ले जाना है वहां से 4.5 मीटर के विदिन में आपको नहीं रखना ऑक्सिलरी फैन, जो आप फेस वेंटिलेट कर रहे हैं उसमें कितना परसेंट CH4 नहीं होना चाहिए, जो आपका ऑक्सिलरी फैन में हवा जा रहा है उसमें कितना परसेंट CH4 नहीं होना चाहिए, है ना, इनटेक में रखेंगे, रिटर्न में रखेंगे, एज अ फोर्सिंग रखेंगे कि एग्जॉस्ट रखेंगे, वो सारा कंडीशन आपके सीआईएम वहां पे स्पेसिफाई कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सिलरी फैन हो गया। अब हम लोग लास्ट एक और देख लेते हैं, उसके बाद डेमो क्लास खत्म करेंगे आप लोग का फीडबैक लेके, है ना। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं, 6 तक हो गया ना, एवरेज आउटपुट 6 था ना, हाँ ठीक है, एवरेज आउटपुट। एवरेज आउटपुट क्या होता है, कोई भी चीज आप जब खरीदते हैं या फिर कोई भी चीज का आप परचेजिंग या फिर कुछ भी करते हैं, तो होता है ना कि एवरेजली हम इतना कर रहे हैं। ठीक है, आपका जब परसेंट बनता है तो वो एवरेजली परसेंट बनता है, अगर 5 कोर्स का या फिर 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसी तरह से माइंस में होता है एवरेज आउटपुट। तो एवरेज आउटपुट क्या होता है, तो एवरेज आउटपुट का डेफिनेशन ध्यान से समझिए, फिर हम इसको अच्छे बेहतर तरीके से समझाएंगे। एवरेज आउटपुट का मतलब होता है कि आपका एवरेजली, पहले सुन लीजिए फिर हम लिखा देंगे, ठीक है, इसी तरह हम लोग का क्लास भी चलेगा, कि आपका एवरेज आउटपुट पर मंथ पिछला प्रीसीडिंग ईयर का टोटल आउटपुट में से हम लोग पिछला प्रीसीडिंग ईयर का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब एक साल का, फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये बैंक के लिए, माइंस के लिए, सबके लिए सेम होता है। तो अभी जैसे चल रहा है 2025, तो 2024 का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, ये एक फाइनेंशियल ईयर होगा। तो अभी का पिछला कोई एवरेज आउटपुट पूछ दे तो क्या होगा, पिछला आपका फाइनेंशियल ईयर में, यानी इस टाइम के दौरान, पूरे साल के दौरान एवरेज हर महीना आप कितना कोयला मान के चलिए ये आपका माइंस बाउंड्री है, इस माइंस बाउंड्री के अंदर भी है, आवाज अटक रहा है, आवाज क्लियर नहीं जा रहा है, अभी भी ब्रेक हो रहा है, अभी भी ब्रेक हो रहा है कि अब क्लियर है,
हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हाँ, तो कहां तक सुने आप लोग, कहां तक सुने? अगर 4 वर्किंग है, माइंस में 4 वर्किंग है, तो एवरेज आउटपुट हम किसको बोलेंगे? ये आपका पूरा माइन का बाउंड्री है, ये चारों तरफ से माइंस का बाउंड्री हम घेर दिए हैं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। तो इस माइन बाउंड्री के अंदर चारों वर्किंग से, 4 वर्किंग से, मतलब चारों वर्किंग से जो आप कोयला निकाल रहे हैं, इस चारों वर्किंग से जो आपका आउटपुट निकल रहा है हर महीना पिछला एक साल में, पिछला एक साल में, और वो एक साल कब का होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है। हर मंथ एवरेज आउटपुट, एवरेज आउटपुट पर मंथ, हर महीना आप, एस कुमार एकदम क्वेश्चन देने में लगे हुए हैं, कहां से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं एस कुमार? पहले सुन तो लीजिए, फिर क्वेश्चन आराम से अपना बनाते रहिएगा, क्विज क्विज खेलते रहिएगा। तो एवरेज, मुझे पता है कि ये सारा चीज बेसिक है, आप लोग को आता होगा, आई नो, बहुत अच्छे, मेरे से अच्छा तरीका से ही आप लोग को आता होगा, वेल एंड गुड। लेकिन जिनको नहीं आता है उनको सुनने दीजिए, वो बेहतर तरीके से देख पाएंगे, है ना? तो एवरेज आउटपुट पर मंथ पिछला 12 महीना में, हर महीना का, हर का 1 अप्रैल से 10,000 टन निकला, 1,000 टन निकला पूरे वर्किंग से। तो ये पूरा 12 महीना का कैलकुलेट करके हम लोग एक एवरेज निकालते हैं कि एवरेज मंथली प्रोडक्शन कितना है इस माइंस का, उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज मंथली आउटपुट या फिर एवरेज आउटपुट। इससे 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर मंथ निकाला जाएगा कि पर ईयर, तो पिछला साल का पर मंथ का एवरेज आउटपुट, और पिछला साल नहीं बोलना है आपको, हमेशा बोलना है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछला साल नहीं, पिछला फाइनेंशियल ईयर। पिछला फाइनेंशियल ईयर से आपको क्या है, पिछला फाइनेंशियल ईयर में हर महीना जो भी आप कोल आउटपुट दिए अपने माइंस को पूरे साल में, वही होता है आपका एवरेज आउटपुट। ये क्लियर है या इसमें किसी को कोई दिक्कत है बताइए? ओपन कास्ट में आपका एवरेज मटेरियल हैंडल्ड होता है, उसको हम जब कल से क्लास कराएंगे तो अच्छे तरीके से डिस्कस करा देंगे। एवरेज मटेरियल हैंडल्ड होता है जो हम लोग पिछला 3 साल का देखते हैं एनुअली। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एवरेज आउटपुट मंथली देखा जाता है कि ईयरली, है ना? तो ये आपका मंथली देखा जाएगा, हर महीना का एवरेज आउटपुट, हर महीना का एवरेज आउटपुट कितने साल का, अगर कोई पूछ दे, क्या बता दे दोबारा बाबू, डीपी के क्या दोबारा बता दे एवरेज आउटपुट? ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। देखिए एवरेज आउटपुट क्या होता है, ध्यान से समझिए। पिछले साल का, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, जनरली कोई पूछे तो आपको बोलना है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, पिछले एक साल का यानी 12 महीने का, हर महीना, हर महीना का, हर महीना का एवरेज आउटपुट, हर महीना का एवरेज आउटपुट आपका क्या कहलाएगा? एवरेज आउटपुट कहलाएगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। मतलब हर 12 महीना में हम लोग देखेंगे हर मंथ का, कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 अप्रैल से कितना आया, मई से कितना आया, जून से कितना आया, इस तरह जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फाइनली फरवरी, टोटल से आपका कितना आउटपुट आया। फिर उसका हम लोग क्या निकाल देंगे? एवरेज निकाल देंगे कि एवरेजली आप हर महीना कितना आउटपुट माइंस को दिए हैं, यही होता है एवरेज आउटपुट। इससे आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मंथली हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ईयरली, तो इसका आंसर हो जाएगा कि आप मंथली कैलकुलेट करेंगे। किसका मतलब कितना दिन का मंथली कैलकुलेट कीजिएगा? पिछला 10 साल का मंथली कैलकुलेट कीजिएगा कि पिछला 5 साल का कि पिछला 3 साल का? तो आपको कैलकुलेट करना है बस प्रीसीडिंग, पिछला फाइनेंशियल ईयर का, कैलेंडर ईयर नहीं, पिछला फाइनेंशियल ईयर का आपको कैलकुलेट करके एवरेज आउटपुट निकाल देना है। यही क्वेश्चन अगर ओपन कास्ट के लिए पूछे तो ओपन कास्ट में आपका एक टर्म आता है एवरेज मटेरियल हैंडल्ड। मटेरियल हैंडल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ओपन कास्ट में हम लोग को ओबी भी निकालना होता है, जो हम लोग मीटर क्यूबिक में डिनोट करते हैं। तो उसमें ओबी और कोयला दोनों को हम लोग नापते हैं पिछले 3 ईयर का, मतलब पिछले 3 साल का, पिछले 3 साल का नापेंगे ईयरली कि हर साल, तीनों साल आप कितना प्रोडक्शन दिए पिछला 3 फाइनेंशियल ईयर का। समझ में आ गया ना? चलिए अब स्टार्टिंग से हम लोग जो कोर्स का डिस्क्रिप्शन हो, 13 पेज टोटल हम लोग पढ़ लिए। कोर्स का डिस्क्रिप्शन से लेके जितना क्लास हम लोग किए, अगर किसी को कोई दिक्कत है यहां से लेके लास्ट तक, तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। ये हम लोग कोर्स देखें, एक बार हम रिवाइज करा दें, ये कंटेंट देखें कि कंटेंट में आपको क्या क्या मिलेगा हमारे कोर्स में, ठीक है? इसके बीच एक क्वेश्चन आया कि आपका कोर्स हम क्यों परचेस करें, तो वो आप यूट्यूब में जाके देख लीजिए, बेहतर तरीके से समझ आएगा।
उसके बाद सेकंड में हम लोग देखें, सेकंड पेज यहाँ से इंट्रोडक्शन देखें कोल माइन रेगुलेशन का क्या क्या चीज इंक्लूड है। इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक देखें, ड्राफ्ट कब बना, कितना रेगुलेशन है, कोल माइन 1957 से 2017 में क्या क्या डिफरेंस है, क्या नया अपडेट हुआ, क्या चेंजेस हुआ, ये हम लोग देखें। उसके बाद रेगुलेशन 1 कवर किए कि इसमें ये कहाँ कहाँ लागू होगा, किस किस माइंस में लागू होगा, कहाँ तक ये जाएगा, इंडिया अफ्रीका पाकिस्तान कहाँ जाएगा, कहाँ तक लागू होगा। उसके बाद हम लोग रेगुलेशन नंबर 2 डेफिनेशन में अबंडेंट वर्किंग देखें। उसके बाद अबंडेंट वर्किंग में अबंडेंट माइन मीथेन देखें, एक्ट का डेफिनेशन देखें, अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप, अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च देखें, असिस्टेंट मैनेजर देखें, और असिस्टेंट मैनेजर के बाद हम लोग ऑक्सिलरी फैन देखें। ऑक्सिलरी फैन के बाद हम लोग क्या देखें, ऑक्सिलरी फैन के बाद हम लोग एवरेज आउटपुट देखें अंडरग्राउंड का और ओपन कास्ट माइंस का। अब बताइए आप लोग को कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत है कोर्स से रिलेटेड, कोर्स के पेमेंट से रिलेटेड, कोर्स का टाइम से रिलेटेड, कौन पढ़ाएगा इससे रिलेटेड, या फिर आज जो डेमो क्लास दिए उससे रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए बताइए, अब हम हाजिर हैं आप लोग के लिए, आप लोग का डाउट लेने। चलिए बताइए, किसी को कोई दिक्कत, किसी भाई बंधु को? कृष्णा 9471, दो कृष्णा है, वाह कृष्ण जी लग रहा आ गए हैं। विजय पाल के, अनिल डीपीके भी 2 बार है, अरे सब 2 बार कैसे ज्वाइन हो गया। सौरभ एस, दिलकश, विजेंद्र, सिद्धांत, कौन है डीपीके जी? डेली 1 घंटे का क्लास होगा, डेली एक आपको टाइम पता चल जाएगा। चलिए बताइए, और किसी को कोई दिक्कत? क्लास का टाइमिंग आप जैसे ही, हाँ ठीक है, वो जल्दी सौरभ, टाइम आपको जैसे ही आप क्लास परचेज कीजिएगा आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जो इस कोर्स का ग्रुप है जिसमें सब अपडेट दिया जाएगा। फिर से बता दे रहे हैं हम, अगर किसी को टाइम से रिलेटेड दिक्कत है तो आपका क्या होगा, आप जैसे ही कोर्स को परचेज कीजिएगा आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा व्हाट्सएप में, और उस ग्रुप में आपको सारा चीज पता चल जाएगा कि आपका टाइम क्या है, कौन पढ़ाएगा, और पढ़ाएंगे आपका क्या अपडेट है कोर्स से रिलेटेड, अगर कुछ अपडेट होगा। फाइनली पीसी का बैटरी भी लो है, सुबह से हम भी लगे हुए हैं। बिल्कुल, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल कराया जाएगा। वैलिडिटी से रिलेटेड हम देखते हैं, पहले आप लोग ज्वाइन तो कीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आप लोग अपना, सर ओवरमैन और माइनिंग सरदार का डेमो कंडक्ट करवाया जा चुका है। ओवरमैन और माइनिंग सरदार का डेमो आपका कंडक्ट कराया जा चुका है, अभी भी वो लाइव क्लास रिकॉर्डिंग में उसी कोर्स में कंटेंट में जाके आप देख सकते हैं, वो रिकॉर्डेड है, वो कहीं नहीं गया है, फ्री ऑफ कंटेंट, आप मतलब फ्री ऑफ प्राइस आप जाके वहां पे देख सकते हैं। लाइव क्लास कंडक्ट हो चुका है, वहां पे जाके देख लीजिए। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद डेमो क्लास में जुड़ने के लिए। डेमो नहीं आ रहा है, डेमो आएगा, डेमो आपका अच्छा क्लोज है, ठीक है, हम उसको ओपन कर देंगे, उसको हम ओपन कर देंगे, ठीक है, उसको हम ओपन कर देंगे, एक बार आप जाके एक बार फिर से देख लीजिएगा, हम उसको अगर लॉक होगा तो अनलॉक कर देंगे। चलिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे आप सभी को, गुड नाइट एवरीवन। होप कि आपका तैयारी अच्छे से हो, जैसा आपको लगे आप अपने हिसाब से अपना काम कीजिए, परचेस करना हो कीजिए, नहीं करना हो तो वेल एंड गुड, आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू एवरीवन, हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में, जो जो बच्चे हैं वहां पे वो अपने क्लास में ऐड हो जाएंगे, और कल से हम लोग इसका क्लास डिस्क्रिप्टिव वे में स्टार्ट कर देंगे। चलिए थैंक यू एवरीवन। बाबू एमसीक्यू कम कर दें, एमसीक्यू कम कर दें मतलब एमसीक्यू कम कर दें, कहाँ कम कर दें? अच्छा, अरे 80 रुपया तो उसका रेट लग रहा है आप लोग, अब 80 रुपया से कम हम क्या करें एक महीना का, आप लोग खुद बताइए, आप लोग खुद सोचिए। इंटरनेट हैंडलिंग फी देना पड़ता है, ऐप का मैनेजमेंट फी देना पड़ता है, कितना चार्ज लग रहा है आप लोग को? 80 रुपया लग रहा है उसमें। 80 रुपया में आपको टोटल 600 650 क्वेश्चन हर दिन, और वो ऐसा नहीं है कि आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल रहा है, वो आपको मिलेगा एकदम टेस्ट के रूप में, आप कितना क्वेश्चन सही किए, कितना क्वेश्चन गलत किए, वो सारा चीज उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। तो 80 रुपया में आपका, देखिए बाबू मैं झूठ नहीं बोलूंगा, प्लेटफॉर्म फी है, आपका इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज आता है, आपका जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसका भी चार्ज कटता है। मेरे पास उस कोर्स से कुछ भी नहीं आ रहा है ना,
तो एक मंथ में आप अगर डेली 25 क्वेश्चन 600 650 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं हर महीना में, और ऐसा नहीं कि सॉल्व कर रहे हैं तो आपको उसका आंसर नहीं, आपको वो खत्म करने के बाद, टेस्ट खत्म करने के बाद कौन सा क्वेश्चन गलत किए, उसका राइट आंसर क्या है, आपका स्कोर क्या रहा, और जितने भी बच्चे, मान के चलिए 1000 बच्चे टेस्ट दिए, तो 1000 बच्चे में से आपका रैंक क्या है, वो रैंक भी वहां पता चलेगा। वो आपका एक ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है। तो वो सारा फैसिलिटी आपको उसमें दिया जा रहा है, वो एकदम मिनिमम है, उससे कम मतलब हो ही नहीं सकता, वो माइनस में चला जाएगा फिर। चलिए, और किसी को कोई दिक्कत है? इससे पहले मेरा सिस्टम जो है वो बंद हो जाए, क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। और आप लोग से हम कल मिलते हैं लाइव क्लास में, जो हम लोग का होगा कल से, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन बाबू, हैव अ गुड डे आप सभी को, गुड नाइट एवरीवन, हैव अ स्वीट ड्रीम।